क्वेश्चन इज डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए जैकोब तथा मोनोड, ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन सी एच.जी. खुराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में देखते हैं कुछ चीज़। इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। ऐसे लक्षण जो जनकों से संतानों में जाता है अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिकी कहते हैं। सबसे जो पहले वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे वो जॉर्ज जॉन मेंडल हैं। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने 3 नियम दिए, उनमें से जो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम। इन्होंने जो दूसरा नियम दिया है वह है लॉ ऑफ सेग्रेशन अर्थात पृथक्करण का नियम। इन्होंने जो तीसरा नियम दिया है उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अर्थात स्वतंत्र अवयवन का नियम। इसके बारे में हम लोग अलग अलग देखेंगे। अब प्रभाविता के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो हमारा जो बॉडी होता है वो इस तरह से छोटी छोटी सेल यानी कि कोशिका से मिलकर बना होता है। ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम इसके अंदर के भाग को देखें तो ये संरचना कुछ इस तरह से होगी। इसमें जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला जो संरचना है, ये इसको कहते हैं केंद्रक। ठीक है, अगर इस केंद्रक के आप अगर अंदर जाएं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और इसके अगर आप और अंदर जाएं तो आपको इस तरह से कुछ धागे की समान संरचना दिखाई देगी, जिसे क्रोमेटिन जालिका या फिर क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। अगर हम इस क्रोमेटिन जालिका यानी कि क्रोमेटिन तंतु के एक छोटे से भाग को ले लेते हैं तो ये संरचना हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से ये संरचना दिखाई देगी और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब देखिए इस जो धागे के समान संरचना के एक छोटे से भाग को अगर ले लें तो उसे कहते हैं जीन। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना है ये कहलाती है जीन, और इसी जीन पर एलील उपस्थित होते हैं। ठीक है, एलील। ठीक है, जो एलील होता है इसका मतलब क्या है कि ये जो एलील होता है ये दो विपरीत, ठीक है, जो दो विपरीत अपोजिट जो गुण होते हैं उसको धारण किए हुए रहता है। और प्रभाविता का नियम यह कहता है कि ये जो एलील पर जो दो विपरीत गुण स्थित हैं ये संतानों में इनमें से वह गुण, मतलब कि जनकों से जब संतानों में इस एलील में स्थित वह गुण प्रकट होगा जो कि क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। तो प्रभाविता के नियम का कहने का तात्पर्य यह है कि एलील पर स्थित दो गुणों में से वह गुण संतानों में प्रकट होगा जो कि अधिक प्रभावी होगा। तो ये कहलाता है प्रभाविता का नियम। इस जीन के अगर एक साइकिल को अगर हम लोग ले लें तो ये कहलाता है डीएनए। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जीन का एक साइकिल है, एक छोटा सा साइकिल जिसको बोलते हैं डीएनए। ये जो संरचना है ये कहलाती है डीएनए। दूसरा जो नियम है वह है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जो कारकों का युग्म अर्थात एलील, कारकों का युग्म अर्थात जो एलील पर दो विपरीत गुण स्थित थे, ठीक है, ये क्या होते हैं, जनन की किसी अवस्था में, ठीक है, जनन की किसी अवस्था में ये पृथक हो जाते हैं अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग अलग हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, मान लो ये एलील का दो गुण है तो ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं इस तरह से। और ये अलग होने के बाद क्या करते हैं, फिर से पुनः क्या करते हैं, युग्म बना लेते हैं किसी और गुण के साथ इस तरह से। ठीक है, किसी और गुण के साथ ये इस तरह से क्या बना लेंगे, युग्म बना लेंगे। इसीलिए होता क्या है कि जो संतान होते हैं, ठीक है, संतान होते हैं उनमें माता पिता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि दोनों के जो गुण हैं वो पहले क्या होंगे, पहले तो पृथक होंगे। ठीक है, पहले मान लो ये पिता का कोई गुण है तो ये पृथक हो जाएगा जो एलील पर गुण है वो, और उसी तरह से माता पर जो स्थित गुण होगा वह भी पृथक हो जाएगा। और उसके बाद ये जो पृथक हुए रहते हैं वो फिर से क्या करते हैं, अन्य गुण के साथ क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। इसीलिए जो संतानों पे माता पिता दोनों के गुण स्थित होते हैं। तो ये है पृथक्करण का नियम, अर्थात जनन की किसी अवस्था में जो एलील पर अर्थात कारक युग्म पर जो गुण स्थित होते हैं वो पृथक हो जाते हैं।
अगला जो नियम है वह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अर्थात स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो एलील से, ठीक है, जो एलील से दो गुण पृथक हुए रहते हैं अर्थात कारक युग्म से जो दो गुण पृथक हुए रहते हैं वह किसी भी अन्य गुण के साथ युग्म बनाने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम। अगला हम डार्विन के बारे में देखते हैं। तो डार्विन जी ने एक बुक लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इनमें इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ नियम बताए हैं, कुछ तथ्य उजागर किए अपने प्रयोगों के आधार पर। तो उसमें से जो पहला इन्होंने जो बात बताई वो पहली बात यह थी कि जो जीव होते हैं उनमें प्रजनन के द्वारा, ठीक है, प्रजनन के द्वारा अपने ही समान क्या होते हैं, जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पहली इनकी बात हो गई, ठीक है। दूसरी जो इन्होंने बात बताई वह यह थी कि सभी जीवों को देखिए रहने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए, ठीक है, प्रकाश चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो चूंकि ये जो संसाधन है, ठीक है, ये जो संसाधन है ये क्या है, सीमित है, ठीक है। तो सीमित संसाधन होने की वजह से क्या होता है, इनमें संघर्ष होता है और जो जीव इस संघर्ष में क्या होगा, सफल होगा, वह क्या होगा, सरवाइव करेगा, ठीक है। और जो जीव असफल हो जाते हैं वो एकाएक क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने जो बताई वह यह थी कि जो जीव होते हैं उनमें एक ही जाति के जो विभिन्न जीव होते हैं उसमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। और ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये उनके संतानों में क्या होती है, ये जो विभिन्नताएं होती है ये उनके संतानों में क्या हो जाती है, संचरित होती है, मतलब कि चली जाती है। जो जीव संघर्ष में सफल होते हैं, ठीक है, जो जीव संघर्ष में सफल होते हैं वो क्या होते हैं, पर्यावरण के यानी कि वातावरण के, यह वातावरण का है तो ठीक चल रहेगा, वातावरण के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं, ठीक है, वातावरण के अनुकूल होते हैं। और यही जीव क्या करते हैं, जीवित रह पाते हैं, यही जीव जीवित रह पाते हैं। और इसको उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता। अगले जो वैज्ञानिक हैं वे हैं लैमार्क, ठीक है, लैमार्क। इन्होंने क्या कहा कि जो जीव होते हैं, ठीक है, जो जीव होते हैं इनके जीवन में दो तरीके से, अर्थात एक तो पहला ये है कि वातावरण के कारण, ठीक है, पहला वातावरण के कारण, ठीक है, और दूसरा अंगों के कम या अधिक उपयोग से, ठीक है, अंगों के अधिक या फिर कम उपयोग से जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है, जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उसको कहते हैं उपार्जित लक्षण, ठीक है, इसको कहते हैं उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड, ठीक है, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये क्या होते हैं कि जनकों से, ठीक है, जनकों से कहाँ आते हैं, संतानों में संचरित होते हैं, संतानों में संचरित होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है मतलब कि जो वातावरण या फिर अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जो शारीरिक परिवर्तन आता है इनको इन्होंने नाम दिया म्यूटेशन, ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया म्यूटेशन। तो अगर ये पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किनका सिद्धांत है, तो ये किनका सिद्धांत है, ये है लैमार्क का, ठीक है, ये किनका सिद्धांत है, लैमार्क का सिद्धांत है। इसके अलावा, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये इनका ही सिद्धांत है, इनका सिद्धांत है लैमार्क का।
लैमार्क, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ लैमार्क का सिद्धांत है। जबकि जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ओनली, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये किनका है? ये है डार्विन का। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किनका सिद्धांत है? डार्विन का है, ठीक है। जबकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ लैमार्क का है। इस तरह से डार्विन ने दो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। डार्विन इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। ये पहला क्या चीज़ है? एक तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो कि अनुकूल हो जाएगा वातावरण के, वह क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। तो पहला जो है नेचुरल सिलेक्शन, और जो इनका दूसरा है, ठीक है, वो कहलाता है, एक तो पहला नेचुरल सिलेक्शन और जो दूसरा है वो कहलाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। जो दूसरा है, पहला नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, और जो दूसरा है वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो दो सिद्धांत जो हैं डार्विन के हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि जो वन एंजाइम परिकल्पना या फिर हाइपोथेसिस, तो इसके जो प्रतिपादन किया था, इसको इस तरह से समझिए कि वन जीन वन एंजाइम एक टैटू है करके, ठीक है, टैटू है करके। तो इसकी जो परिकल्पना या फिर इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे वे थे बीटल और टैटम, ठीक है, बीटल एंड टैटम। इन्होंने दिया है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। कुछ अन्य तथ्यों पर हम लोग विचार करते हैं, जैसे कि डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है। यहाँ पर डीएनए की खोज किसने की थी, सबसे पहला जो चीज़ है, तो इसको ये देख सकते हैं आप लोग, डीएनए की खोज जॉन फ्रेडरिक मिशर इन्होंने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? जॉन फ्रेडरिक मिशर। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। जो मिशर से मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री मतलब रहस्य को क्या करना पड़ता है? खोजना पड़ता है। तो रहस्य को खोजने, अर्थात डीएनए की जो खोज की थी किसने की थी? जॉन फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उसके बाद जो दूसरा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी जो खोज है वो वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसको आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक हैं, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक के द्वारा की गई थी, ऐसा याद रख सकते हैं। और जो अगला है नेचुरल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको याद रखना पड़ेगा। और इसको ये जो थ्योरी दी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी, ये बताया था मैं। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, तो ह्यूगो डी वेरिस, उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन जो देने वाले थे वो कौन थे? ह्यूगो डी वेरिस। तो वेरिस मतलब परिवर्तन, ऐसा याद रख सकते हैं। और जो अगला है वह है ओपेरन कॉन्सेप्ट। तो ओपेरन कॉन्सेप्ट को बताया था मैं, जैकोब एंड माइनर ने दिया था, ठीक है, ये हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का वह है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको देने वाले थे बीडल और टैटम। और जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, इनको जाना जाता है गेगोर जॉन मेडल को, ठीक है। जो अगला है हु एक्सप्लेन द, सबसे पहले जो लाइफ को एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? हु एक्सप्लेन लाइफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो इनका वैज्ञानिक का जो नाम था वो था लैमार्क, ठीक है। लैमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को प्रतिपादित किया था, इसके थ्योरी को। और सबसे पहले जो यूज़ करने वाले थे हेरेडिटी शब्द को वो थे स्पेंसर। इस रचना किसके द्वारा दी गई थी?